सर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे और मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दे दें। जी सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अतुल सिन्हा है। मैं प्रबंधक संजय गांधी फिश हैचरी दिमाग जिला धमतरी से हूँ और आप इस वक्त मेरे ऑफिस में दिमाग ऑफिस में बैठे हुए हैं। सर ये जो संजय गांधी फिश हैचरी है इसका एक रफ हिस्ट्री अगर बता दें कि इसका जब जो इस्टेब्लिशमेंट है कब हुआ है। जी, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हैचरी है। किसी समय में इसको एशिया का सबसे बड़ा हैचरी कहा जाता था और इसका जो जब ये बना था तो वो सन 85 में बना हुआ था। 1985 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और तब से ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हैचरी है। सर यहाँ पे वर्क क्या क्या होते हैं, कौन से वर्क यहाँ पे होते हैं फिश हैचरी में? बेसिकली ये एक फिश सीड प्रोडक्शन हैचरी है जहाँ मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य किया जाता है। जहाँ हम लोग हमारे जो इंडियन मेजर कार्प्स हैं, कतला, रोहू, मृगल और उसके अलावा ग्रास कार्प हो गए या फिर कॉमन कार्प हो गए, इस तरह की जो मछलियाँ हैं उनके बीज उत्पादन का कार्य हम लोग यहाँ करते हैं। सर कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो, क्योंकि अब किसान भाई जो हैं इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, अधिकतर प्राइवेट फर्म से डील करती है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो किसान भाइयों के लिए लाभकारी हैं? यहाँ हम तो वैसे केवल यहाँ मछली बीज उत्पादन का कार्य करते हैं और किसानों को उन्नत वैरायटी के, उन्नत किस्म के मछली बीज का दिया जाता है उन्हें, है ना। तो हमारे पास जो योजना है इस महासंघ के अंतर्गत, इसमें हम लोग समितियों को लाभ पहुंचाते हैं, जिसमें अगर कोई समिति है, पंजीकृत समिति है, उससे 5% अनुदान दिया जाता है। और अगर कोई पंजीकृत समिति है और साथ ही साथ हमारे सदस्यता प्राप्त है अगर महासंघ में, तो उन्हें 10% तक का अनुदान दिया जाता है मत्स्य बीज विक्रय करने पर। ऐसा देखने में आता है सर कि कई समितियां जो है या फिर कोई भी जो मछली पालन करना चाह रहा है उसे पूरी जानकारी नहीं होती, नियमों की जानकारी नहीं होती और कोई भी बिना पंजीकृत हुए या फिर बिना इसकी जानकारी रखे जो है कहीं ना कहीं मछली उत्पादन शुरू कर देता है। तो ऐसा कोई नियम किसी समिति के लिए बना हो कि जब अगर किसी को मछली पालन करना है तो उसके लिए क्या नियम होंगे? जी, वैसे तो जब समिति बनता है और कोई भी तालाबों को या फिर किसी भी जलाशय को अगर किसी समिति को पट्टे पे दिया जाता है तो काफ़ी उसमें नियमावली होती है। और मैं अगर मछली उत्पादन की बात करूँ या मछली बीज उत्पादन की बात करूँ तो उसमें जो मुख्य चीज़ है प्रतिबंधित मछलियों की बात करूँगा, जिसमें मैं किसानों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि मछली बीज का चुनाव जो है बेहतर तरीके से करें, जिसमें कुछ प्रतिबंधित मछलियाँ हैं, बिग हेड, और एक होता है थाई मागुर जो कि बैन मछलियाँ हैं। और साथ ही साथ हमारे जो सोर्सेस हैं, रिजर्वायर हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं, वहाँ जो और किस्म की जो मछलियाँ प्रजातियाँ हैं उन्हें धीरे धीरे वो खत्म करते जा रहे हैं। तो ये प्रतिबंधित मछलियों के उत्पादन और उनका क्रय करने से वो बचे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हमारे पास जैसे कि हम जो करते हैं कतला, रोहू, मृगल, इस प्रकार की मछलियों का उत्पादन करते हैं। तो इस और उसके अलावा जो और भी है, पंगेसियस मछली हो गए या फिर मोनोसेक्स तिलापिया हो गया, पाबदा हो गया, सिंगी हो गया, मागुर हो गया, ऐसे मछली का चयन करें और इनका उत्पादन कर सकते हैं। और सर एक सवाल रहेगा कि ये जो फिश हैचरी है अभी इसमें कौन सी ऐसी नई गतिविधियाँ या नई ऐसी जो है चीज़ें हो रही हैं जो बहुत अलग हैं? जी, जैसा कि आपको मैं पहले बताया कि यहाँ मुख्य तौर पर मछली बीज उत्पादन का कार्य किया जाता है। अब किसानों से बहुत सारी इस टाइप की परेशानियाँ आती है कि मछली बीज सर हम ले गए और वो बढ़ नहीं रहा है ना। तो यही इसमें सीधा सा यही साइंस का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका ब्रूड स्टॉक जहाँ से अगर मछली बीज उत्पादन किए हैं आप, अगर वो अच्छा क्वालिटी ब्रूड स्टॉक आपके पास होगा तो जाहिर सी बात है कि मछली बीज भी उन्नत वैरायटी होगी, उसकी जो ग्रोथ पैटर्न रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा और एक सही समय पे वो एक मार्केटेबल साइज तक पहुंच जाएगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ एक दो गतिविधि कुछ न कुछ गतिविधि चलती रहती है। जैसे हाल ही में आपके तरीके एक महीने पहले हमारे यहाँ से NBHCR एक इंस्टीट्यूट है लखनऊ में जो जेनेटिक फील्ड में काम करता है। तो वहाँ से एक साइंटिस्ट और उनके साथ में कुछ टीम आई हुई थी, तो उन्होंने क्रायोट रिजल्ट मिल्ट लेके आया था, जो कि गैंगेटिक रिवर में पाए जाने वाले कतला, रोहू, मृगल जो मछली होती है उनके क्रायोट रिजल्ट मिल्ट लेके आया था और उनका क्रॉस हमारे यहाँ जो उपलब्ध जो ब्रूडर्स हैं उनके साथ किया गया।
और उन्होंने और ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा सीड प्रोडक्शन किया और हमने उसका स्पॉन रियर करके रखा हुआ है और तकरीबन 1.5 से 2 साल के अंदर वो हम एक नए वैरायटी का एक उन्नत किस्म के ब्रूड स्टॉक डेवलपमेंट कर लेंगे और उसके बाद जो उनसे हम सीड प्रोडक्शन का काम करेंगे वो जाहिर सी बात है कि काफ़ी अच्छे वैरायटी के मत्स्य बीज होंगे। तो और इनके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, जिसमें जयंती रोहू एक मछली तो आप नाम जानते ही होंगे, रोहू मछली उसका एक अपडेटेड रहता है जो कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से जिसको प्रोड्यूस किया गया है वो है जयंती रोहू। तो सीफा एक इंस्टीट्यूट है जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, वहाँ से जयंती रोहू का सीड हमने लेके आया था और उसको हमने डेवलप कर चुके हैं और वो सीड डेवलप और आज जयंती रोहू जो है उससे हम मछली बीज का उत्पादन कर रहे हैं और सारे छत्तीसगढ़ में किसानों को सप्लाई कर रहे हैं, जिसका ग्रोथ पैटर्न जो नॉर्मल जो रोग रहता है उससे कुछ परसेंटेज ज़्यादा रहता है। सर एक लास्ट सवाल रहेगा, जैसे कि सब जानते हैं ब्रीडिंग सीज़न होता है मछलियों का, तो उसी सीज़न में कई जगह पे, यहाँ की बात ना करें, कई जगह पे जो है उसी समय पे जो है ब्रीडिंग करवाया जाता है। तो क्या फिशरी भी उसी जो दिमाग फिशरी जो संजय गांधी फिशरी वो भी केवल ब्रीडिंग सीज़न में ही चलती है, उसके बाद मतलब सामान्य समय में क्या रहता है यहाँ का माहौल? देखिए, अगर सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँ कि मछली बीज का उत्पादन है वो प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली जो रहता है मछली बीज उत्पादन वो नेचुरल प्रोसेस अगर देखा जाए तो बहते पानी में मछली ब्रीड करती है, बहते पानी होता है और दूसरा चीज़ रहता है जो रेनी कंडीशन जब डेवलप होता है तब मछलियाँ ब्रीड करती हैं और अपना एक रिलीज़ करती हैं और फाइनली जो है मछली बीज आते हैं, है ना। तो उस जो नेचुरल कंडीशन को हमने यहाँ पे एक हैचरी जो होता है हमारे पास उसको हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ है। तो हमारे पास आपको हम विजिट करा देंगे जहाँ पे हमारे पास हैचरी है। तो वो हैचरी क्या है, एक आर्टिफिशियली डिज़ाइंड एक यूनिट है जहाँ पे हम मछलियों को आर्टिफिशियली ब्रीड करवाते हैं और वहाँ से सीड प्रोडक्शन करते हैं। तो वहाँ एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे वाटर टैंक में सर्कुलर घुमाया जाता है। दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि वो रिवराइन कंडीशन डेवलप हो गया और वहाँ हम टैंक में शावरिंग कराते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उसमें एक बारिश का मौसम जैसे कि रेनी कंडीशन डेवलप करते हैं और उसके साथ हम एक पर्टिकुलर रेशियो में मेल और फीमेल जो रहते हैं ब्रूडर्स रहते हैं जो उच्च क्वालिटी के होने चाहिए, उन्हें हम कुछ हार्मोन्स दे के एक पर्टिकुलर डोज में हार्मोन दे के उसको वहाँ छोड़ देते हैं और फाइनली वो स्पॉन प्रोड्यूस करते हैं। तो सर अब क्योंकि ये जो फील्ड है थोड़ा डिफरेंट है और यूथ जो है कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद, इस स्टूडियो को देखने के बाद उत्सुक होगा, तो अगर यूथ जो चाहता है आज अभी जो युवा है जो चाहते हैं अगर कि वो इस फील्ड में आगे बढ़े, इस फील्ड में करियर बनाए, तो उनके लिए रोज़गार के अवसर कैसे उत्पन्न होंगे? जी, रोजगार मछली पालन में अब काफ़ी डेवलप हो चुका है। अब तो आप जान रहे हैं कि मछली पालन को सरकार ने कृषि का दर्जा भी दे दिया है ना। तो अब आज के डेट में रोज़गार ढूंढना तो काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो मैं यही चाहता हूँ कि किसी भी किसान भाइयों के पास अगर कोई है, अगर उसके पास अगर थोड़ा भी ज़मीन वगैरह है तो वो तालाब निर्माण करवा सकते हैं। शासन में बहुत सारी योजनाएं हैं जो मछली पालन विभाग में जाने से आपको पता चल जाएंगी और उसके बाद इसमें आप मछली 2 तरह का काम कर सकते हैं। मछली पालन, एक तो मछली का पालन का काम कर सकते हैं और दूसरा मछली बीज उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। मछली बीज उत्पादन कार्य कुछ समय के लिए रहता है और काफ़ी मुनाफा है।
अभी हम मौजूद हैं किसी समय में एशिया का सबसे बड़ा फ़िश हेचरी रहा संजय गांधी फ़िश हेचरी, जिसको आप दिमार फ़िश हेचरी के नाम से भी जानते हैं वहाँ। और आइए यहाँ के किसान भाइयों से, यहाँ पे कार्य करने वाले व्यक्तियों से जानते हैं कि ये जो फ़िश हेचरी है यहाँ पे कैसे कार्य किया जाता है। मैं आप मन पूछना चाहूँ कि जो परिचय दे दूँ अपन मन के और बता दूँ कि कैसे जो है यहाँ पे कार्य होते, कैसे मछली के उत्पादन किए जाते बीज के। एक पहले तो नर और मादा ये रखते हैं डैम में, इसमें अपने नर्सरी में, उसको ले जाते हैं, फिर उसको इंजेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद 6 घंटे के बाद में जो रात में 12 बजे तक के वो अपना अंडा छोड़ते हैं। उसके बाद उसको 72 घंटे घुमाते हैं हेचरी में। उसके बाद उसको निकालते हैं हांफा लगा के सूती कपड़े पे। उससे फिर निकालने के बाद किसान लोगों को जैसे अपने यहाँ तालाब में रेयरिंग करना है, उसमें चूना, खल्ली, गोबर ये सब मिला के बहुत से सामग्री करके उसको तैयार करते हैं 3 दिन पहले। उसके बाद उसमें जाली चलाते हैं, फिर डीजल डालते हैं। डीजल डालने के बाद फिर जाल चलाते हैं, जाल वाल चला के साफ पूरा कीड़ा वगैरह सब साफ करके उसके बाद उसको रेयरिंग करते हैं। अच्छा, तो इतना बड़ा प्रोसेस होता है, उसके बाद आगे क्या होता है आगे? उसके बाद जैसे अपने फ्राई स्टेज में 18-20 दिन के बाद उसको फ्राई हो जाता है कोई बच्चा, वो बच्चा को फिर किसान को देते हैं। तो किसान भाइयों से क्या अपील रहेगी, मतलब क्या सहयोग यहाँ से मिलता है किसान भाइयों? यहाँ से जिसका पंजीयन है समिति का और जैसे अन्य हैं जो सरकारी जो ये में आते हैं जी। संस्थाएं में या गांव में ग्राम में सब है, उसको फिर 10% 5% ऐसे उसका छूट देते हैं यहाँ से किसानों के, और अच्छा से बीज उनको उपलब्ध कराते हैं। कई किसान भाई जो है यहाँ, कई लोगों को अभी भी नहीं पता है कि दिमार फ़िश हेचरी में कार्य हो रहा है। तो क्या होता है, बाहरी व्यक्तियों से जो है गलत किस्म के जो बीज है वो ले लेते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है, तो उनसे क्या अपील रहेगी अब? जी, हम तो यही कहते हैं यहाँ आइए और यहाँ से अब अच्छा अपने देख लीजिए और फिर ले जाइए यहाँ से बीज। बहुत अच्छा रहता है यहाँ का बीज। बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए। और किसान भाइयों से भी यही अपील रहेगी कि बाहरी व्यक्ति के बहकावे में आकर के गलत किस्म के बीज ले जा करके अपनी जो रोजगार के अवसर है उसको नष्ट करने के बजाय एक बार आप जो छत्तीसगढ़ का जो और किसी समय में एशिया का सबसे बड़ा फ़िश हेचरी रहा दिमार फ़िश हेचरी, आज भी उन्नत बीज जो है उत्पादन करता है और उसकी प्रक्रिया आप देख ही चुके हैं। तो यहाँ आइए, यहाँ से आपको पूरी तरीके से योगदान दिया जाएगा, सही गाइडलाइंस जो है वो बताई जाएंगी और सही किस्म के जो बीज हैं वो प्रदान किए जाएंगे। एक बार संजय गांधी फ़िश हेचरी में आइए और यहाँ से जो है आप अगर बीज ले जाते हैं तो उन्नत किस्म के फसल का उत्पादन आप कर सकते हैं।